अ, ठीक है। एक चीज पहले बता दूं, फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि हमने ये काइनोडर्मेटा का डायग्राम तो देखा ही हुआ था। तो ये काइनोडर्मेटा में, इसके डायग्राम में, मैं डायग्राम ही खोलना पड़ेगा मुझे। काइनोडर्मेटा में डायग्राम किधर गया काइनोडर्मेटा का? काइनोडर्मेटा स्टार। देखा है एकाइनोडर्मेटा में ये जिसके आर्म्स हैं, है ना, इन आर्म्स के ऊपर हमने ये पढ़ा कि इनको हम लोग बोलते हैं एकाइनस डर्मस, मतलब द एनिमल, अगर लैटिन में बोलेंगे द एनिमल विच हैव स्पाइनी स्किन। तो इसके स्पाइनी जो स्किन होते हैं, इनमें कुछ बड़े से स्पाइन पाए जाते हैं। तो देखो इस तरह के बड़े से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ब्लैक कलर से। ये जो इस तरह के बड़े से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दे आर एक्चुअली स्पाइन। ये स्पाइनी स्ट्रक्चर है, दे आर एक्चुअली स्पाइन। इनको हम स्पाइन कहते हैं, है ना। और इन्हीं स्पाइन के साथ साथ में कुछ छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्मॉल, है ना। मतलब ये इनकी स्किन को रफ अपीयरेंस देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनफैक्ट स्पाइन इनको नहीं बोल सकते, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन स्पाइन जैसे ही होते हैं। इनको बोलते हैं डर्मल ब्रांकेई। डर्मल ब्रांकेई, ठीक है। तो डर्मल ब्रांकेई पाई जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर इनकी स्किन को साफ करने के लिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, मीन्स लाइक दिस वन। इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर जो क्लॉ, जबड़े के जैसे क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना, इस तरह के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैंने बाहर इस तरह से बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं PEDICELLARIA, पेडिसिलेरिया। तो इनके स्किन में तीन तरह के स्पाइन्स के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। खुद में स्पाइन है, दूसरे ये डबल हुक्ड टाइप के जो दिखाई देने वाले होते हैं क्लॉ लाइक, ये पेडिसिलेरिया होते हैं। और तीसरे इनके स्किन में रफ अपीयरेंस देने वाले ये डर्मल ब्रोंकेई होते हैं। तो नोट करेंगे। सर इनमें आईज होती हैं स्टारफिश में? ना ना ना, आईज नहीं पाई जाती, ओके सर। बट दे हैव सेंसरी ऑर्गन टू सेंस, बट दे कैन सेंस। क्योंकि होता ना, इसलिए इसमें आई नहीं पाई जाती। नोट कर लिया ना, नोट करो। द स्पाइन्स और पेडिसिलेरिया are present in many echinoderms, are present in many echinoderms. सर क्या एक बार आप शुरू से बोलिए। Spines or pedicellariae are present in many echinoderms. Spines or pedicellariae are present in many echinoderms. सर इन मैनी के बाद हाँ, spines or pedicellariae are present in many echinoderms. Okay. They are protective in function. They are protective in function. They are protective in function. सर वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? मतलब इनको अब एनिमल इसलिए खाते नहीं है क्योंकि वो कांटे चुभ जाएंगे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छा जैसे वैसे कि हाँ, जैसे देखो बबूल को बहुत सारे एनिमल नहीं खाते हैं, है ना। और नेक्स्ट सर आपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या बताया? डर्मल ब्रोंकी, ये लिखा ना ऊपर, डर्मल ब्रोंकी। अच्छा ओके। आती है
नहीं स्टिंग नहीं आती, चुभ जाते हैं, ये एडेप्टेशन है एक तरह का, है ना, इसलिए नहीं खाते। और नेक्स्ट, सिमेट्री इज बाइलेटरल इन लार्वा, अंडरलाइन करेंगे, सिमेट्री इज बाइलेटरल इन लार्वा एंड पेंटामिरस and pentamerous, MEROS. Symmetry is bilateral in larva and pentamerous radial, in adult. सर बट ये हमेशा हाँ सब, बट ये हमेशा क्या कहते हैं 5 नहीं होते हैं इनके। हाँ हमेशा नहीं होती, बट मोस्टली होती, बहुत सारों में होती है। यस सर। सर पेंटेमेरस क्या होता है? पेंट 5 आर्म्स वाली, रेडियल होती है बट विल हैव 5 आर्म। सर अगर बॉडी वॉल, सर हाँ सर अगर इनके लार्वा बायलेटरल है और अडल्ट ये रेडियल है, तो अब लार्वा और अडल्ट के बीच की स्टेज को बायरेडियल कहेंगे ना? हाँ दोनों की स्टेज को हम बायरेडियल कहेंगे, राइट, बायरेडियल कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। सर नहीं आपने बोला किसको कहेंगे बायलेटरल? इसमें रेडियल और बायलेटरल दोनों पाई जाए, मतलब लार्वा और अडल्ट के बीच की स्टेज को? नहीं, दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं, इन जनरल टर्म यूज कर सकते हैं कि इन एकाइनोडर्म्स द सिमेट्री इज बायलेटरल, बायरेडियल। ओके सर। एक जनरल टर्म है। बॉडी वॉल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ calcareous plate, body wall have endoskeleton of calcareous plate, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सर हाँ सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल कि ये लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते, तो आपने बोला था नहीं कर सकते हैं, तो मतलब इनकी पूरी लाइफ की जर्नी ऊपर नीचे ही करने में लग जाती है। ये पानी वाटर फ्लो के साथ ऊपर आगे पीछे जाते हैं, लेकिन ये अपने मन से नहीं जा सकते, क्योंकि रीजन क्या होता है ना, इनके जो आर्म्स होते हैं ना, इनके आर्म्स में मूवमेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट ये फिक्स रहते हैं। सर आपने बोला था ये डीप इनसाइड अर्थ, डीप इनसाइड वो ओशन पाए जाते हैं सर, वहां तो ऐसा कोई फ्लो होता नहीं है ज्यादा वहां पर, तो ना देखो एक्चुअली क्या होता है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये तो बहुत अंदर हो गया। तो ये जो ओशन फ्लोर होता है ना, ये ओशनल फ्लोर, ये ओशनिक फ्लोर है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ओशनिक फ्लोर, यहाँ पे सैंड वगैरह होती है, इन सैंड वगैरह में यहीं पे किनारे वाला जो सैंडी एरिया होता है, ओशनिक फ्लोर वाला एरिया होता है, इस ओशनिक फ्लोर में यहीं पे स्टारफिश पाई जाती है, यहीं पे बेलेनोग्लोसिस पाई जाती है, ऐसे सब एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। अंदर तो वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो लाइट के एब्सेंस में रह सकते हैं, जिनको लाइट से दे आर अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, और तो ये वो लाइट से नहीं रह सकते। ये सब नहीं रह सकते बहुत डीप। एक्चुअली आप समझो वाटर में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है। एज ए ह्यूमन अगर आप डाइविंग करते हो तो आप 25 मीटर से ज्यादा पानी के अंदर नहीं जा पाओगे, आपको वाटर का जो वो थ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ फेंक, बायोंसी वाटर में ऊपर की तरफ फेंक देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये ना तो नॉक्टर्नल है ना ही बेंथिक है हर्षित, ये तो लाइट की प्रेजेंस में रह सकते हैं। हाँ क्या वो आगे पीछे ऐसे नहीं जा सकता कि नीचे पानी नहीं खासकर ये आगे पीछे अपने मन से नहीं मूव करते, वाटर के फ्लो के साथ मूव करते हैं। हेलो, हाँ खासपेल, अगर वो आगे वाले को थोड़ा झुका के फिर वो पानी नीचे फेंक देता है, क्या हो सकता है ना? एक्चुअली इनकी बॉडी में इतना मूवमेंट नहीं होता। हाँ अगर ये वैसा हो जाए, लेकिन वैसे हो नहीं पाते ना। अच्छा दिमाग नहीं हुआ ना, कैसे हो जाए? वो कह रहा है कि जैसे जेलीफिश तैर लेती वैसे कह रहा है वो, अच्छा रॉकेट की तरह। हाँ सर, नोट करो सर ऐसे तो मेरा भी सही था, लाइक जल्दी नोट करो, बहुत स्लो बस, चलो जल्दी नोट करो, तुम लोग बड़ा धीरे धीरे काम करते हो। हैं बॉडी वॉल, सॉरी, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट,
true coelom is present. नेक्स्ट पॉइंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो मैंने आपको समझाया था, है ना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, स्कूल वाले इसको पूछ सकते हैं, इसलिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था वो याद रखिएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, ब्रैकेट में आप लिखिएगा, इसको हम लोग एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ब्रैकेट में लिखेंगे लैक्रल सिस्टम, लैक्रल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दैट इज एम्बुलैक्रल सिस्टम। लैक्रल में सी है ना? हाँ, लैक्रल सी, एम्बू LACRAL, ठीक है ना। एम्बुलैक्रल सिस्टम is characteristic feature of echinodermata, characteristic feature of echinodermata, फुल स्टॉप। इसी पॉइंट में लिखेंगे ट्यूब फीट, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट help in locomotion, tube feet help in locomotion, comma, capture food, locomotion, capture food and respiration. Next point, digestive tract is complete. नेक्स्ट लिखेंगे नोट, आखिरी पॉइंट है, दिस इज लास्ट पॉइंट, नोट, सो कॉल्ड blood, so-called blood is often without respiratory pigment. So-called blood is present without respiratory pigment. ठीक है? And there is no heart, and there is no heart. सर आपने हार्ट कहा? हार्ट, हाँ हार्ट। सर तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ नर्व से ही जुड़ा हुआ, मतलब नर्व से चलता है? ये जरूरत ही नहीं है ना, इतना पानी पूरे बॉडी में फैल रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्या करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम रख के? आप समझो बात को, समझे ना? एडेप्टेशन। सर तो ये अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, होगा सर। मैत्री अगर हमारी पूरी बॉडी में एक ऐसी पाइपलाइन पड़ी हो जिसमें हवा दौड़ती हो, तो अपन को क्या चाहिए, क्या क्या करेंगे इसका हार्ट का, है ना? हाँ सर, हाँ समझ। सो दैट इज द सिस्टम। ठीक है। सो एक अच्छा एक क्वेश्चन है, which of following is not fish? ठीक है, that is which of the following is fish? Silver fish, starfish, ठीक है, catfish, prawnfish. कैटफिश। हाँ, कैटफिश। कैटफिश फिश है? कैटफिश। हाँ सर। हाँ, कैटफिश फिश है। Like during my time this question was in UPSC examination. बिना बायोलॉजी वाले बच्चे कैसे करेंगे सोचो, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फिश नहीं है? एक बार ये भी आया था, इनमें से कौन सी फिश है? ये प्रॉन तो शायद आर्थ्रोपोड है ना सर? तो प्रॉन ऑर्थोपोडा है, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा है, और ये काइनोडर्मेटा है। कैटफिश ही है जो एक्चुअल में फिश है वर्टिब्रेटा की है ना? ओके, तो अब आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा। यूपीएससी की बायोलॉजी कैसी होती है? क्या क्या? बस ऐसी होती है जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, इट्स जनरल बायोलॉजी। ओके सर। लेकिन जनरल में भी ऐसी ही होती है, बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। 11 12 का ही तो कोर्स आता होगा मतलब? ना ना ना, 10th तक का। ओके सर। वेयर यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी की बात हो रही है।
नेक्स्ट ये नीट सोच रही। नहीं, मैं स्टेट के बारे में सोच रही थी कि सर स्टेट एग्जाम के बारे में कुछ बता रहे हैं। स्टेट एग्जाम इजी होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में भी अप टू 10th ही आता है, इसीलिए। अप टू 10th ही आता है, सभी में आता है, एनी एग्जाम। जनरल साइंस का ये मतलब होता है, हेमी कोऑर्डिनेटर। हेमी कोऑर्डिनेटर में आ जाते हैं। हेमी कोऑर्डिनेटर में आपका बहुत कम इसके मेंबर है जो बचे हुए हैं, ये मिला बेलेनोग्लोसस, ठीक है। बड़ा अजीब सा दिखने वाला इसका ऑर्गेनिज्म है, देखा होगा आपने। तो ये भाई साहब इसका मेंबर है ना? और इन भाई साहब का नाम क्या है? हाँ सर, दिखा दिखा लग रहा है, पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। ये बेलेनोग्लोसस है। यस सर, बेलेनोग्लोसस, ग्लोसस। सर 9th में या 8th में था, पता नहीं किस में पढ़ा था। नहीं 11th में ये, ठीक है। नहीं सर, इसका स्ट्रक्चर है, 9th में हमारी भी बुक था। में कोई था। 9th में क्लास, 9th में क्लासिफिकेशन में होगा, था बेलेनोग्लोसस। हाँ सर, क्योंकि 9th में क्लासिफिकेशन भी था। हाँ क्लासिफिकेशन है। वो सब चैप्टर जो 11th में, वो सब चैप्टर 9th में होंगे, और सब जो सब चैप्टर 12th में, वो 10th सब में, वो 12th में होंगे। हाँ सर। हेमी आज कोऑर्डिनेटर, तो बहुत अनइवन ऐसे सिलेबस में। हेमी कोऑर्डिनेटर। देखो हेमी कोऑर्डिनेटर मतलब थोड़े से कोऑर्डिनेटर। थोड़े से कोऑर्डिनेटर क्यों है? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो इसका आगे वाला मुंह जैसा हिस्सा होता है, इसको ये क्या करता है ना, ये इनकी खासियत क्या होती है, ओशनिक फ्लोर में, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ओशंस के फ्लोर पे जो शैलो वाले पार्ट होते हैं, वहां पे रेत होती है, सैंड होती है। सैंड में ये क्या करते हैं कि ये अपना जो प्रोबोसिस होता है, मुंह जो होता है, उसकी हेल्प से यू शेप की बरो बना लेते हैं, है ना। इस तरह की बरो बना लेते हैं, सुरंग बना लेते हैं, और इसी बरो में ये लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये, और ये बहुत कम इसके मेंबर हैं हेमी कोऑर्डिनेटर की जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आउटर वाला पार्ट हो गया, इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। ये कॉलर वाला पार्ट, ये कॉलरेट हो गया, मतलब जो नेक हो गई, ये इसका कॉलर वाला पार्ट है ना। और ये ब्रोंकियल रीजन है, मतलब यहाँ से रेस्पिरेशन करता है। देखो यहाँ पे गिल स्पोर भी मौजूद है यहाँ पे, है ना। तो ब्रोंकियल रीजन मतलब रेस्पिरेटरी रीजन। और ये जेनिटल विंग्स होते हैं, जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये इसमें नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको मिड डॉर्सल केज कहते हैं। ये हेपेटिक केसिया है, जिससे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। ये हेपेटिक रीजन है, मतलब लिवर टाइप का कोई रीजन है, ठीक है ना। और ये देखिए पोस्ट हेपेटिक रीजन है ना, लास्ट वाला रीजन जहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह होती है। और ये इसका एनस हो गया। ये डायग्राम आप जरूर याद रखिएगा। ये तो मतलब आपने वो क्या बताया, हेपेटिक सीगा का? हेपेटिक केशिया का जो काम होता है ना, हेपेटिक रीजन या हेपेटिक केशिया जिसको बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे डाइजेशन में हेल्प होती है। ओके सर। तो ये प्रोबोसिस ये माउथ है। प्रोबोसिस हेड है, जिसमें माउथ भी मौजूद है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कहाँ गया? हाँ सही बनाना है। हाँ ऐसे इसको बनाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ओके सर। और ये जो ये वाला रीजन है, ये पोस्ट हेपेटिक रीजन, इसी ये मैंने बताया ना, इसमें इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, मतलब डाइजेशन यही होता है। सर हम्म सर ये कॉर्डल और पोस्टीरियर रीजन में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? कॉर्डल सर, जो फिश में नहीं होते, कॉर्डल फिन कहते हैं। अच्छा कॉर्डल, ये कॉर्डल फिश नहीं, इनमें नहीं पाया जाता कॉर्डल। वो तो फिन्स होते हैं ना, जो कॉर्डल फिन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्विम करने में, डायरेक्शन चेंज अच्छा, करने में। डिफरेंस क्या होता है सर उसमें और पोस्टीरियर में? उसमें और पोस्टीरियर एक्चुअली जो इंटीरियर पोस्टीरियर वाले होते हैं, वो प्योरली उनका फंक्शन होता है कि वो लंबे होते हैं थोड़े से, और वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। हमने जो एरोप्लेन डिजाइन किया है ना, वो कॉर्डल फिन्स को ही देख कर डिजाइन किया है। सर कॉर्डल रीजन और पोस्टीरियर रीजन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा पोस्टीरियर रीजन तो जो होता है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद वाला रीजन है, दैट इज द पोस्टीरियर रीजन। कॉर्डल रीजन क्या होता है? जो कॉर्डल्स होते हैं ना, कॉर्डल फिन्स होते हैं। तो कॉर्डल का मतलब होता है जो पूंछ वाला पार्ट होता है,
वो दैट इज द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो हेल्प करती, वो कॉर्डल, और वो क्या होता है उसमें किसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और नर्व कनाल्स कम पाए, नर्व्स कम पाई जाती हैं, वेस्कुलर सिस्टम कम होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो एक तरह से आउटग्रोथ है। सर हाँ सर मुझे आप एक चीज पूछनी थी, नहीं मुझे बहुत सारी चीज पूछनी है सर। सर प्रोबोसिस माउथ का फंक्शन करता है? प्रोबोसिस हेड है, तो ये माउथ का भी, इसमें माउथ भी पाया जाता है जिसे खाता भी है, और साथ में ये डिग करने के भी काम भी करता है, ड्रिल करने का। अच्छा, तो सर कॉलरेट और कॉलर में क्या अंतर है? कॉलरेट इसकी नेक है, कॉलर जो है वो प्रॉपर पार्ट है, इसका नेक वाला पार्ट है, रीजन है जहां पर गैंग्लिया वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा सर, मेरे को एक और चीज पूछनी है सर। ब्रांचियल रीजन गिल पोर्स और डॉर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स में, सर आप मुझे थोड़ा सा अच्छे से बता सकते हैं अलग सा, क्योंकि वहां पर क्लियर नहीं है कि कौन क्या। एक्चुअली देखो क्या है, जो ब्रोंकियल रीजन है ना, हम जैसे रेस्पिरेशन वाला ये पार्ट है ना, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, गिल्स जो होते हैं ना, तो गिल्स, इसमें इस तरह की गिल्स पाए जाते हैं। हाँ सर, स्ट्रक्चरल बता दीजिए, फंक्शन तो मुझे समझ में आ गया। गिल्स में ये पोर पाए जाते हैं, इन्हीं पोर में वाटर एंटर करता है और दूसरे बाकी के पोर से बाहर निकल जाता है ना, एक पोर से एंटर करता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, जिससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरह की एरे पाई जाती है जो कि इनको और इफिशिएंट बनाती है रेस्पिरेशन करने के लिए, ऐसा है, ठीक है ना। और ये जो आपको जेनिटल विंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले पार्ट, इन वाले पार्ट में गोनट्स मौजूद हैं, छोटे छोटे गोनट्स मौजूद हैं। इन गोनट्स के अंदर, इनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, समझ गए ना, स्पर्म्स और एग का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हमने इनको जेनिटल विंग्स कह दिया। ये बाहर वाला फ्लैप जो बाहर निकला है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम जेनिटल विंग्स कहते हैं, समझे। सर सर गिल पोर्स तो वही हुए ना जो आपने स्पोर्स पोर्स टाइप के बनाए हैं वो स्ट्रक्चर में? हाँ, ये गोनट्स है। अच्छा ओके, नहीं नहीं नहीं, गिल पोर्स, गिल पोर्स हाँ, तो ये तो आपने। गिल पोर्स, ये है जो पोर्स मैंने बनाए, छोटे छेद बनाए, ये पोर्स हाँ है। ओके सर। सर ये हेमिकॉर्डेटा को जब कॉर्डेटा में पहले रखा गया था तो उसका रीजन क्या था? एक्चुअली कॉर्डेटा में क्या होता है कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रॉपर पाई जाती है, इसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, बनती और बन के और बिगड़ जाती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, एटलीस्ट एक स्टेज में। कॉर्डेटा का ये फीचर होता है कि एटलीस्ट एम्ब्रियो बने तो एम्ब्रियो में तो कम से कम कॉर्डेटा, बोले तो एक कार्टिलेज की बनी हुई पाइप, जिसके अंदर, जिसका फंक्शन क्या हो कि नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का जो काम करे, एटलीस्ट वो किसी ना किसी लाइफ स्टेज में, लाइफ साइकिल के स्टेज में पाई जानी चाहिए, ऐसा है, ठीक है। नोट करो, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, फर्स्ट, दे आर, अंडरलाइन करेंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। देखो, लेकिन क्या होता है ना हर्षित, यूरोकॉर्डेटा में क्या है कि वो बनती है, वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाया जाता है, लेकिन मैंने कहा ना कि नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में तो पाई जानी चाहिए, इसकी किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। सर अभी तो आपने बोला कि बनती है फिर बिगड़ जाती है। मैंने वही तो बोला ना कि इनमें बन के बिगड़ जाती है, मतलब बनी, डेवलप होकर के रहती नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टेज, पूरे स्टेज में नहीं रहती है। नोटोकॉर्ड जैसा पार्शियली डेवलप ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन में प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, ओके सर। और उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। नोट करेंगे सर हाँ। सर यहाँ पे कॉलर ऊपर वाले पार्ट में बना हुआ है, बट जो बुक में फिगर है उसमें नीचे बना हुआ है। कहाँ पे? सर मतलब बुक यहाँ में, बना है, यहाँ पे? नो सर उससे थोड़ा सा और नीचे। मैं जरा थोड़ा सा देख लेता हूँ, बुक है मेरे पास, वैसे ओपन नहीं किए, लेकिन मैं ओपन करके एकदम देख लेता हूँ, मैं आपको अब डाउट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं, बस इसका बना दिया है, इसको ऐसे ही बना दिया है। और कौन सी, और किसी बुक में, चलो सर मतलब एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी में तो यार इसमें कुछ वो नेमिंग क्लेचर नहीं दिया, वो मतलब टैगिंग नहीं की कुछ नेम टैग। मेरे पास एनसीईआरटी है, कॉलर इसके नीचे, यहाँ पे सर जो पाइपलाइन जा रही है उसके पास। उसके पास में भी हो सकता है कि उसमें उस तरफ से, दूसरी तरफ से डायग्राम दिया गया हो, है ना, उस तरफ से आपको ये नहीं दिखाई देगा, ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस तरफ से। सर कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 54 में है सर, लेकिन हमारी बुक में तो वो ही नहीं दिया है, क्या कहते हैं उसको, लेबल ही नहीं किया है। अच्छा चलो, ये हाँ, सही है, लेबल नहीं लेकिन है। अरे अरे इसको नोट करो, चलो चलो जल्दी करो, इसको नोट करो, ये सही डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम एकदम सही है, सर कर लिया। ठीक है। तो नोट करो,
They lives in burrow. They lives in सर burrow. इसका नेम क्या था? हाँ, मेलानोग्लोसिस लिखा है ना ऊपर इसका नाम, सर वो मेलानोग्लोसिस ऊपर जो लिखा है मैंने। सब अच्छे क्या है ना, आपकी स्क्रीन ना वो हो रही है, मतलब ब्लर ब्लर नहीं बोलते, मतलब कि बार बार जैसे हो रहा था ना, आपका कनेक्शन या हमारा किसी का कनेक्शन वो हो जाता है तो दिखता नहीं है लेबलिंग क्या लिखी है। अच्छा सर वो ऊपर का आधा कट के आ रहा है। अच्छा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख रहा है ना, यस सर। यस मेलानोग्लोसिस, ठीक है। अब जल्दी से नोट करो, दे लिव्स इन burrow. They lives in burrow. नेक्स्ट पॉइंट, सर कहाँ? बरो बरो, ये बनाया तो अभी मैंने, ये बना के बताया तो आपको, दे लिव्स इन burrows, ठीक है। बॉडी इज सॉफ्ट, warm like and divisible into proboscis, मतलब इसका मुंह, हेड, proboscis, ठीक है। कॉलर मतलब इसकी गर्दन, नेक वाला पार्ट, thoracic पार्ट, कॉलर, proboscis, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट पॉइंट, सर आपने 3 बोले ना, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक ना? हाँ। सर डाइजेस्टिव, बॉडी सॉफ्ट के बाद क्या बोला था आपने? अच्छा, बॉडी इज सॉफ्ट एंड वार्म लाइक, वार्म की तरह है ना, बॉडी इज सॉफ्ट एंड वार्म लाइक and divisible into proboscis, collar and trunk. सर ये कितने बड़े होते हैं? हाँ, सर ये कितने बड़े होते हैं मेलानोग्लोसिस? कुछ सेंटीमीटर के 10-11 सेंटीमीटर तक के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। ओके सर। फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं ना? नहीं बेटा, ये पूरा मरीन है, ये ओशनिक फ्लोर में पाए जाते हैं, ओशंस के फ्लोर में पाए जाते हैं। हाँ, अभी बताया ना, ये बरो बना के रहते हैं ओशन की फ्लोर में, सैंड में। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। Gills have narrow opening. Gills have narrow opening and they are dorsal. Underline करेंगे, they are dorsal in position. But पूरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे, they are dorsal in position, but they are lateral in caudate. But they are lateral in caudate. सर बट के बाद क्या है? They are lateral in caudate. ठीक है, मतलब इसीलिए इसमें और कॉर्डेट में यही डिफरेंस है, कॉर्डेट में कभी भी डॉर्सल नहीं पाए जाते, डॉर्सल ये गिल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप and blood is colorless. Next point. सर एंड के बाद क्या? And blood vascular system is open type and blood is colorless and blood is colorless. Next point,
excretory organ सर ब्लड जैसी, ब्लड कलरलेस है, इसका मतलब है कि ब्लड होता है लेकिन उसमें रेड नहीं होता है ना? हाँ रेड नहीं होता, पिगमेंट नहीं पाया जाता इसके ऊपर, मतलब ब्लड होता है मींस। ब्लड होगा। excretory organ is single proboscis gland, proboscis gland और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके बाद क्या बोला सर आपने? is single proboscis gland, ये मैं लिख रहा हूं, single proboscis gland और glomerulus, single proboscis gland और glomerulus। सर प्रोबोसिस में ओ के बाद आपने क्या लिखा है? PROBOSCIS। सर प्रोबोसिस ग्लैंड मतलब वही ना जो प्रोबोसिस है जो आपने हेड ना लिखा ना है? ना ना, प्रोबोसिस अलग है, प्रोबोसिस ग्लैंड अलग है। ओके। ठीक है, इसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज, nervous system is primitive, nervous system is primitive, having both dorsal nerve cord, dorsal nerve cord and ventral nerve cord, dorsal nerve cord and ventral nerve cord। हैविंग बोथ कहा सर आपने? हाँ, दोनों होती हैं, दो नर्व कॉर्ड होती हैं, having both dorsal and ventral nerve cord। नेक्स्ट पॉइंट, sensory cells on skin, sensory cells on skin, they act as sense organ। reproduction is mostly sexual, reproduction is mostly sexual, gonads are one to several, gonads are one सर to सेक्सुअल several, के बाद क्या था? reproduction is mostly sexual, gonads are one to several in pairs, one to several pairs, fertilization is external, fertilization is external, next point, ये they lives in U-shaped burrow which is made सर दे लिव्स इन U-shaped burrow, ऊपर जो बनाया हुआ U-shaped burrow which is made in bottom of sand,
बॉटम ऑफ सैंड। ठीक है, यस डन। सर, यू शेप्ड क्यों होता है? ये एनिमल बिहेवियर होता है, देखो हर्षित, है ना। आ, तुमने कभी देखा है कि एक बात बताओ, कुत्ते हमेशा कूड़ा बिनने वाले जो लोग होते हैं ना, रैग पिकर होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्यों भौंकते हैं? कुत्तों को तो नहीं पता होता है कि उसने ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड जीन्स पहन रखी है ना। कुत्तों को ये भी नहीं, आजकल तो लोग मतलब भिखारी की जीन्स और एक अमीर आदमी की जीन्स में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों फटी हुई हैं, हाँ है ना। सर। डॉग्स आर कलर ब्लाइंड, सो ऐसा भी नहीं उनको ये पता चल जाए नया पुराना, स्टिल दे बार्क ऑन द रैग पिकर। व्हाई? सर स्मेल भी तो कॉज हो सकता है। स्मेल यार हर आदमी से एक ही जैसी स्मेल आती है ना। नहीं सर, सर अगर कोई वेस्ट और डिकम्पोज्ड चीजें छूता है। अरे अरे अभी कभी जाना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, लड़कियां 30-30 दिन नहीं नहाती हैं। प्रैक्टिकल ओह, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, सर्दियों में कंपटीशन होता है कि कौन कितने ज्यादा दिन तक नहीं नहा सकता है। सर और इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको ये नहीं पता है कि उनको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी जाना फिर पता पता करना। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कूड़े बिनने वाले ज्यादा साफ होते हैं उनसे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा है कि देखो रीजन क्या होता है ना, रैग पिकर दे ऑलवेज वॉन्डर अराउंड दोज एरियाज, like there are dustbins and there are pile of rags and waste food and all that. तो गाय को ये लगता है ना, या कुत्ते को ये लगता है ना कि वो दे आर क्रिएटिंग कंपटीशन इन देयर फूड रिसोर्सेस, तो कुत्ते उन्हें अपना एक दुश्मन मानते हैं, दे आर ए कॉम्पिटिटर। सो देयर इज अ कंपटीशन ऑफ फूड, कुत्तों को ऐसा लगता है कि वो उनका खाना चुरा ले जाएंगे। दैट्स व्हाई डॉग बार्क ऑन दोज रैग पिकर्स। बताओ, दिस इज व्हाट इज दिस इज एनिमल बिहेवियर। ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज एनिमल बिहेवियर, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ द एनिमल बिहेवियर इट डेवलप्स ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट, ड्यू टू देयर लिविंग हैबिट एंड ऑल दैट। इसको हम एनिमल बिहेवियर वाले पार्ट में पढ़ते हैं। सो दैट्स हाउ किसी भी एनिमल का जो पेक्यूलियर फीचर होता है ना, इट इज ऑल ड्यू टू द एनिमल बिहेवियर। ये मैंने आपको जो रिसर्च बताई, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस की एक प्रोफेसर है, यू सिन्हा, सुमिता सिन्हा, हस्बैंड वाइफ है दोनों। उन्होंने ये रिसर्च की एनिमल बिहेवियर में, उनकी ये रिसर्च थी कि आखिर कुत्ते जो होते हैं वो रैग पिकर्स और गाय पे ही क्यों भौंकते हैं। ओके सर। तो ऐसा होता है, दिस इज ऑल एनिमल बिहेवियर। सर आपके यहाँ से बैकग्राउंड है क्या कोई? क्या? सर पता नहीं, शायद कुछ आवाज सुनाई दे रही थी हाँ, बैकग्राउंड वो में। पीपीपी अरे है। हाँ हाँ, वो कोई कार वार बैक कर रहा है, ठीक है, वहां से कैसे आ रही है। चलो आप नेक्स्ट हेडिंग ले लो, कॉर्डेट। कॉर्डेट, अब देखो कॉर्डेट्स में देखो पहले मैं, देखो अब कॉर्डेट का जो अपन डायग्राम बनाते हैं ना, वो एक डमी डायग्राम है, समझे ना। कॉर्डेट ऐसा होता नहीं, ये मत मानना। तो कॉर्डेट का ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आपको हर बुक में यही डायग्राम मिलेगा, आप किसी भी बुक पे देखिएगा। तो जो हम कॉर्डेट का डायग्राम, और आपसे अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको यही डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। पहले डायग्राम बना डालो जल्दी से। It is ये है कौन generalized. सा ऑर्गेनिज्म? It is generalized diagram of chordate. सर मतलब ये कोई ऑर्गेनिज्म है या ना नहीं? ना, ऐसा ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप कभी भी देखोगे ना, कभी आप अगर डायग्राम देखोगे, बुक्स में डायग्राम दिया होता है एंटीबॉडीज का, उसमें दिया होता है दिस इज कार्टून डायग्राम, उसमें लिखा होता है, जो आप एमएससी वगैरह बुक में लिखोगे उसमें साफ लिखा होता है इट्स कार्टून डायग्राम। मतलब वो कार्टून रिप्रेजेंटेशन है, वो ऐसी कोई चीज, वैसी एंटीबॉडीज को एग्जिस्ट नहीं करती। और कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं आपके स्कूल में।
डन सर। डन, ठीक है। अब देखो, सर कोई ये रियल ऑर्गेनिज्म नहीं है ना? ना ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे नोटोकॉर्ड क्या चीज होती है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज नोटोकॉर्ड। तो नोट करेंगे नोटोकॉर्ड इज solid, flexible, rod like structure, solid, flexible, rod like structure, situated on dorsal side of body, between dorsal hollow nerve cord। देखिए ये है ना डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, बिटवीन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ये नर्व कॉर्ड है और ये खोखली है अंदर से, तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन्स का बना होगा, नर्व कॉर्ड है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग डॉर्सल और वेंट्रल नर्व आपको नहीं दिखाई देंगे, ये एक नर्व कॉर्ड है और ये खाली है, खोखली है ना। और इस नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल से प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, ताकि एलिमेंट्री कैनाल के लड़ने से टूट ना जाए, क्योंकि न्यूरॉन्स टूट गए तो दोबारा बनेंगे नहीं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो, तो अगर पूछा जाए कि मैंने आपसे बताया था कितनी बार कि बैकबोन का डेवलपमेंट क्यों हुआ, तो बैकबोन का डेवलपमेंट भाई साहब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हमारी नर्व कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ है ना, और ये नीचे वाले पार्ट को अलग करने के लिए। ऐसा ही हमारी, हाँ सर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है? हाँ बिल्कुल। सर कैसे? अच्छा, बैकबोन हमारी क्या है, नोटोकॉर्ड इज प्रिकर्सर ऑफ बैकबोन। सर इसका डॉर्सल साइड क्या है? डोर्सल साइड पे ऊपर तो मतलब मसल्स हैं, स्किन है। सर तो कायदे से तो नोटोकॉर्ड को पहले होना अच्छा, चाहिए, तो फिर नर्व कॉर्ड। अच्छा एक बात बताओ मैत्री, अगर हमारे ब्रेन से नर्व कॉर्ड पड़ी होती ब्रेन से पूरी बॉडी में है ना, और वो ऐसी खुली पड़ी होती, वो बैकबोन से प्रोटेक्टेड नहीं होती, तो हमारे पेट वेट में झटका लगता है, इधर उधर एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, ये सब लड़ती और कोई ना कोई न्यूरॉन्स हमारे गिरने से टूट जाता। हाँ सर, हाँ मैं समझ रही हूँ सर, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सर वो हमारी जो बैकबोन है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी नर्व कॉर्ड को, सर वो बाहर की तरफ है ना। वैसे मैं यहाँ नहीं, पर पूछ रही हूँ कि नोटोकॉर्ड इसमें को एक साइड से, इसमें सिर्फ एक साइड से प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी में चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, इसमें एक साइड से प्रोटेक्ट कर रही है, हाँ ताकि ये सर, हिस्सा इससे ये हिस्सा टकराए और इस हिस्से के टकराने से हिस्सा डैमेज ना होने पाए। हाँ सर मैं वही पूछ रही थी, मीन्स अगर उसके ऊपर से अगर कोई चीज ने अटैक किया है, फिर नर्व कॉर्ड में कुछ भी हो गया, तो सर वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना ऊपर से। हाँ लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी ना, ऊपर से मसल्स के बीच में वो है ना, सैंडविच है ना। अच्छा ओके सर। तो नीचे ये गिल स्लिट इसमें पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट है ना, ये माउथ है, ये एनस है, और ये गिल स्लिट्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, गिव मी 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। चलिए नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया है ना, इसका फंक्शन क्या होता है। दूसरा है नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट, नर्व कॉर्ड
of chordate is always hollow and lies dorsal to notochord. सो एंड के बाद क्या बोला आपने? Nerve cord of chordate is always hollow and lies dorsal to the notochord. Next point. All chordates have gill slit at some stage of their life. Next point. So some stage of their life. Next point. They have bilateral symmetry. They are made up of 3 germ layer. Next, organ level of body organization. Next point, coelom, endoskeleton, and complete digestive tract, is present. A special organ for respiration, are present. Closed circulatory system is present. They have separate sexes. That is unisexual. Next, asexual reproduction is present. सर हाँ, सर आपने प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 जर्म लेयर क्यों कहा था? अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, याद है? अच्छा वैसे 3 जर्म, हाँ सर हाँ, वही चीज। सर आपने बैकग्राउंड सुना?
क्या चीज? सब कुछ नहीं। अब देखिए, मैं कोऑर्डिनेट को कैसे, कोऑर्डिनेटा को हमने कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम नोट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि फाइलम हमारा है, फाइलम है कोऑर्डिनेटा। अब कोऑर्डिनेटा को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली कोऑर्डिनेटा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना सबको पूरा, यहाँ से यहाँ तक? यस सर। यस सर। वो डायग्राम मुझे लगता है स्क्रीन उसमें कम दिखती है जब हम पिक्चर शेयर करते हैं कोई। देखिए, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये फाइलम है, फाइलम को हम लोग डिवाइड करेंगे सब फाइलम में, तो जो उसका डिवीजन है दे आर सब फाइलम। तो हम कोऑर्डिनेटा को 3 अलग अलग सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला सब फाइलम है यूरो कोऑर्डिनेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलो कोऑर्डिनेटा, तो यहां पर फिश जैसी कोई चीजें आ गई हैं, एम्फियोक्सिस। तो मैं एग्जांपल भी एक एक लिखते जाता हूं, उनका एग्जांपल अभी लिख दूंगा। और तीसरा सब फाइलम में वर्टिब्रेटा, जिसमें हम आप आते हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यूरो कोऑर्डिनेटा का जैसे एग्जांपल है हार्डमेनिया, हार्डमेनिया। हार्डमेनिया इसका एग्जांपल। सिफेलो कोऑर्डिनेटा जो है इसका एग्जांपल है एम्फियोक्सिस। ये फिश के जैसा होता है लेकिन इनमें सकर पाए जाते हैं, माउथ पाया जाता है लेकिन जबड़े नहीं पाए जाते, जॉ नहीं होते। एम्फियोक्सिस। ब्रेन कम डेवलप होता है, एम्फियोक्सिस। वर्टिब्रेटा में हम ही आप आ जाते हैं। अब फर्दर क्या है, फर्दर फिर से वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें जॉ नहीं पाया जाता, जबड़े नहीं होते, तो उनको हम लेस एडवांस मानते हैं और उन्हें हम अलग रखते हैं। तो और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जॉस पाए जाते हैं। तो अब हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सब फाइलम को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब ही होता है, इसका मीनिंग ही होता है जॉलेस वर्टिब्रेट, वो जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। जॉ सर आपने बोला सब फाइलम को किस में डिवाइड करते हैं? सब फाइलम को, ये सब फाइलम को हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं ना, सेक्शन में। सब फाइलम को हमने डिवाइड किया सेक्शन, ये सेक्शन है। अगर कोई पूछे कि भाई, मैं बता दे रहा हूँ जस्ट, आपको जरूरत है कि नहीं है। एग्नेथा तो 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब होता है वो वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम तो मौजूद है लेकिन जॉज नहीं मौजूद, और दूसरे वो होते हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, मतलब ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा का होता है the vertebrate having jaw, having jaw, वो वर्टिब्रेट जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके 2 क्लास हैं, है ना। जो एग्नेथा है इसके 2 क्लासेस हैं।
एक ऐसा क्लास है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है जॉलेस वाले में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मल। ऑस्ट्रेकोडर्मल एक ऐसा ये है क्लास है जिसका कोई भी लिविंग मेंबर नहीं मौजूद है, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके जितने सारे मेंबर हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, वो इस एवोल्यूशन के सीक्वेंस में रह नहीं पाए, एग्जिस्ट नहीं कर पाए। दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर अभी भी पाए जाते हैं। इसका बड़ा एक फेमस मेंबर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। तो आपने साइक्लो बोला या साइलो बोला? साइक्लोस्टोमेटा मतलब जो CY के बाद C आएगा ना? CYCLO, अच्छा CY, हाँ सॉरी CY, साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजोन। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मतलब ग्नैथोस्टा जो है इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर आपने क्या बोला, सुपर क्लास है? हाँ सुपर क्लास। सुपर क्लास में लिख देता हूँ। तो पहला सुपर क्लास है पाइसीज। आप सबको पता है क्या होता है, PICES, फिशेस जिसमें आती है। पाइसीज का मीनिंग ही होता है फिश लैटिन में। दूसरा है टेट्रापोडा, मतलब चार पैर वाले। टेट्रापोडा वो सब एनिमल जो चार पैर, तो दो सुपर क्लास हो गए टेट्रापोडा। पाइसीज में फिशेज आती हैं, और ये जो पाइसीज हैं फर्दर फिशेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिशेस को फर्दर हम तीन पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है नीचे दिखाई दे रहा है ना, यस सर। यस सर। क्लास को हम फर्दर क्लास में डिवाइड करते हैं। पाइसीज की तीन क्लासेस पाई जाती हैं, प्लैक्टोडर्मल। प्लैक्टोडर्मल वो होती हैं जिनकी स्किन में बड़े बड़े स्केल पाए जाते हैं, प्लैक्टोडर्मी। तो ये सब फॉसिल्स हैं, ये भी मौजूद नहीं है, इसके भी सभी मेंबर फॉसिल हैं। वो देखिए ना एक मूवी पिराना। यस सर देखिए। वो यही प्लैक्टोडर्मल फिशेस रही होंगी, ठीक है। ये इसी का वो साइंस फिक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा वाला जो क्लास आता है कॉन्ड्रिक्टाइस, CHONDRIC। इनको प्लैक्टोडर्मिक को वो बोलते हैं आर्मर्ड वो बोलते थे फिशेस। तो कॉन्ड्रिक्टाइस, यस सर, ये प्लैक्टोडर्मी अब बुक्स में नहीं है। हाँ पहले हुआ करती थी। हाँ DRICH, इसके फॉसिल्स लेकिन मौजूद हैं। PHYES, कॉन्ड्रिक्टाइस, ठीक है ना। कॉन्ड्रिक्टाइस में कार्टिलेजियस फिशेस आती हैं, जैसे स्कोलियोडोन। यही फिश होती है जो हमें MSc ज़ूलॉजी में मिलती है डाइसेक्शन करने के लिए। स्कोलियोडोन यही डाइसेक्शन में यूज होती है। सर वो प्लैक्टो है? हाँ सर प्लैकोडर्मी, सॉरी प्लैकोडर्मी, हाँ सही है। प्लैको PLAC
सॉरी प्लेकोडर्मी, थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, PLEODER, लेजिबल है, पढ़ने में समझ में आ रहा है आपको आपकी स्क्रीन में? प्लेकोडर्मी, यस सर। ठीक है। Yes, sir. कॉन्टेक्ट थीस हो गया है ना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑस्टिक थीस, है ना। इसमें नॉर्मल वो फिशेज आती हैं जो हम लोग आजकल देखते हैं, OSTEI। सर कैटफिश इसमें आएगी? हाँ सब इसी में आती है, बोनी फिशेज सभी इसी में आती हैं। ऑस्टिक थीस, ऑस्टिक थीस में जैसे रोहू, लेबियो जिसको बोलते हैं ना, इसका एग्जांपल रोहू, लेबो, बड़ी फेमस फिश है, बहुत लोग खाते हैं इसको, लेबियो, रोहू मछली जिसको बोलते हैं, इंडिया में बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा को फर्दर हम फिर से कई सारे क्लास में डिवाइड करते हैं, ये भी क्लास में डिवाइड करते हैं, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। तो ये हो गए एम्फीबिया, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, और एव्स एंड मैमेलिया। देखो ये क्लासिफिकेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ये क्लासिफिकेशन आपको बोर्ड में लिखना है। ये बताने के पीछे देखो पर्पस क्या है, बताने के पीछे पर्पस ये है कि नीट में कई बार क्वेश्चन एम्फियोक्सस से पूछा गया, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरा, ये जो एक्सटिंक्ट आपका फाइलम है एग्नेथा, एग्नेथा में जो ऑस्ट्रोकोडर्मल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। ग्नैथोस्टेमेटा से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये जॉ फिश है या जॉलेस फिश है ना। स्कोलियोडाइन से पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपको क्लियर रहे, ये बताने के पीछे ये पर्पस है। आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि है क्या। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आपको यार रट्टा ही मारना है क्योंकि आपको बोर्ड में लिख के आना है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जॉलेस है या विद जॉ है, क्या है, कहाँ पे क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे लाई करती है। दैट इज द सोल रीजन बिहाइंड इट। नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहला मेंबर हम लोग पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि हार्डमेनिया से सर हाँ सर जैसे हमारी बुक में तो किंगडम के बाद डायरेक्ट फाइलम फिर क्लास ऑर्डर ऐसे दे रखा है। सर आपने भी सुपर क्लास सब क्लास बताया, सर उसकी क्लासिफिकेशन एक बार लिखा दीजिए। कौन सा सर जैसे हमने सब क्लास, सुपर क्लास, सेक्शन ऐसा बताया। एक्चुअली ये क्या है ना कि हर्षित, हम ये अकॉर्डिंगली जो साइंटिस्ट हैं या अपने कन्विंस के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को बहुत सारे सब क्लासेस में, जैसे सब फाइलम को फिर से अगर इसके नीचे भी कुछ होता ना जिसको हम सेक्शन में नहीं रख सकते थे, तो हम क्या करते, उसको सब फाइलम को सब फाइलम लिख देते हैं। समझ गए? मतलब वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है या नहीं है? हाँ ना ना, दैट इज एक्सेप्टेड, आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा है। और सर एक क्वेश्चन, सर ये मैंने जब भी कोई सर्च मारता हूँ क्लासिफिकेशन, उसमें क्लेड आता है। क्या आता है? क्लेड, CLAD, मतलब फाइलम वाइलम कुछ ना छोड़ के सर लास्ट में फैमिली दिया होता है, ऊपर किंगडम दिया होता है, बीच में सारे क्लेड्स होते हैं। नहीं, क्लेड्स, चलो मैं एक बार चेक करूंगा, देखूंगा क्लेड्स। हाँ सब प्लेकोडर्म वाटर के बिना सरवाइव कर सकते हैं? कौन? प्लेकोडर्म्स? ना ना ना, हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं बनता ना। अच्छा सर, क्योंकि पिराना की मूवी जब खत्म हुई थी लास्ट पार्ट, तब उन्होंने बोला था कि पिराना कैन रखना। साइंस फिक्शन क्या होते हैं ना कि थोड़ा सा चीजों को एग्जैगरेट कर रहा है। साइंस फिक्शन इज ए स्पेकुलेशन और इमेजिनेशन। हाँ सर, तो मैं कंफर्म कर रही थी। देखो ना, जैसे वो एक अवतार मूवी थी ना, अवतार। Yes, sir. हाँ सर है। दैट इज साइंस फिक्शन। मतलब हम वर्चुअल इंटेलिजेंसिया के थ्रू ये ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है, वी आर प्लानिंग फॉर दैट, है ना। और वो जो बने हुए थे वो सिलिकॉन बेबी बनाए जाएंगे, है ना। तो वो डिजाइनर बेबी का जो कॉन्सेप्ट है उसको, और दूसरा ये है कि वर्चुअल इंटेलिजेंस या दूसरी चीज, इन दोनों को मर्ज करके हमने उस मूवी को बनाया एक साइंस फिक्शन के फॉर्म में। तो कई सारे साइंस के कॉन्सेप्ट मिला करके हमने उसको बनाया, उस फिक्शन को। सो दैट इज अ शॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा हो नहीं सकता है।
तो जैसे अवतार मूवी में था, वैसे रियल लाइफ में भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत वी आर इलीगल लेबोरेटरीज वी होते आर हैं। वी आर प्लानिंग टू डू दैट। साइंस टेक में हम लोग यही पढ़ाते हैं, वर्चुअल इंटेलिजेंसिया में वी हैव ऑलरेडी सेंड सम ऑफ द रोबोट टुवर्ड्स द मार्स, और हम कुछ लोगों को मार्स में भेजेंगे, वर्चुअली भेजेंगे। यस मैंने भी सुना था उस प्लान के बारे में। तो वो, और जैसे एक नया कॉन्सेप्ट थोड़े लास्ट टाइम मैंने एक पढ़ा है, साइबोर्ग के बारे में, काफी पढ़ाना पड़ गया। साइबोर्ग इज एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी मेंस। तो साइबोर्ग दैट इज ए, साइबोर्ग को हम साइंस फिक्शन नहीं कह सकते, दैट इज ए डेवलपिंग साइंस, है ना। तो अब टर्मिनेटर कितनी पुरानी मूवी है, टर्मिनेटर बनी हुई थी, टर्मिनेटर बहुत साल पहले बनी हुई थी, जब मतलब इवन हम लोग बहुत बच्चे थे। तो टर्मिनेटर उस टाइम पे अर्नॉल्ड की आई थी, और जब इंडोनेशिया वो एक वार हुआ, वियतनाम वार हुआ था, वियतनाम वार में सच में एक ऐसा सोल्जर था जो टर्मिनेटर जैसा ही था, उसके कुछ पार्ट आर्टिफिशियल लगे हुए थे, और वो 6 साल तक जिंदा रहा, उसके बाद मर गया। ठीक है। तो मतलब सर, मतलब उसके अंदर वेन्स नहीं थी, वो आधा रोबोट था। ना ना, आधा रोबोट नहीं था, कुछ ऑर्गन आर्टिफिशियल लगाए हुए गए थे। अच्छा, आर्टिफिशियल। बिल्कुल आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगाए गए थे, और आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा करके, तो भविष्य ऐसा है। तो मूवीज पहले बन जाती हैं साइंस फिक्शन, अब बाद में साइबोर्ग हमने आज की डेट में डेवलप कर लिए कई सारे। सब बनाने को तो कोरोना वायरस भी बन गया। हाँ, ये बात तो सही है। नेगेटिव चीजें बनाना ज्यादा इजी होता भाई। ठीक है, अभी अब तक आइए। की तरह एंटीट्यूड अभी तक बनी नहीं है। यूरोकॉर्डेटा, देखो क्या होता है ना, फ्लू की कोई वैक्सीन है क्या, बताओ। फ्लू की कोई नहीं वैक्सीन सर, आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं है? डू यू हैव एनी आइडिया क्यों नहीं है? सर क्योंकि फ्लू की फ्लू जो फ्लू नॉर्मल फ्लू होता है ना, बुखार हो जाता है, वायरल फीवर जिसको आप बोलते हो, उस, वो हर बार नए नए वायरस से होता है, मतलब एक बार उसकी कोई वैक्सीन है? बताओ हर्षित, इतने दिन हो गए, जमाना हो गया फ्लू होते हुए सबको। एक वैक्सीन बच्चे को लग जानी चाहिए कि कभी बुखार उसको आया ना, वो सर सर नॉर्मल कोल्ड हो। सर सर एंटीबायोटिक से काम तो हो जाता है, और समथिंग सर नॉर्मल लेकिन सर हर फीवर के बार सिम्टम्स होते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं, वो बीमारी कभी नहीं होनी चाहिए। सर वो हर बार नए वायरस की वजह से होती है, क्योंकि मतलब जो भी होता है वो नहीं हर नहीं, नॉट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हर बार नए वायरस की वजह से नहीं होती हर्षित। हर बार वो एक ही वायरस की वजह से होती है, जिसको रिनो वायरस अपन बोलते हैं। वायरस तो एक ही है, लेकिन रीजन क्या है, वायरस जितनी बार बॉडी चेंज करता है, 4-5 बार जब बॉडी वायरस ने चेंज कर लिया, मुझे फीवर था, कोल्ड था, मुझसे इन्फेक्शन तुम्हें हुआ, मैत्री को हुआ, मैत्री से किसी देवांशी को हो गया, फिर फरीन को हो गया, किसी किसी सबको हो गया। तो अब जब छठवें सातवें बंदे में, तो अब जब सातवें बंदे फाइनली किसी और बंदे को हुआ, उसका वायरस और मेरा वायरस चेक किया जाएगा, दोनों के जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस होगा। तो फ्लू का वायरस जितनी बॉडी चेंज करता है, उतनी बॉडी चेंज करने के बाद उसका जेनेटिकल सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो तुमने तो जो एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक बनाई हुई है या वैक्सीन बनाई हुई है, वो मेरा वायरस बनाने मारने के लिए बनाई हुई है, लेकिन तुम्हारे वाले वायरस में और मेरे वाले वायरस के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है। द यस, इट्स सेम लाइक थिंग लाइक सर इट सर इज। सर सर वेरिएशन इन हाँ सेल्स। हाँ, हसफेल। बट ये वो कह रहा था कि एक आईसीएमआर के प्रीवियस चेयरमैन का ऐसा था, फॉर्मर चेयरमैन का इंटरव्यू देखा था, तो वैक्सीन उन उन पार्ट्स को लेके बनाते हैं, बोला जो चेंज नहीं होता है, तो फिर एक्चुअली हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर अगर वो इसमें कोई हम ऐसा पार्ट डिटेक्ट कर ले जाए खास पेल, जो चेंज ना हो, जैसे कि ऐसा कोई भी पार्ट रिनो वायरस में नहीं है, अगर ऐसा कोई पार्ट हमें मिल जाए जो चेंज ना हो, तो हम उसको सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की को लेकर के वैक्सीन बना सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च एक्चुअली। ठीक है, अब आइए हार्डमोनिया में, है ना। तो ये सामने वाला डायग्राम बनाना है। देखो भैया, इसकी आउटर डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, आउटर लाइन तो बनाना पड़ेगा, ये अंदर वाला मामला आप छोड़ सकते हो, है ना, इंटेस्टाइन फेस्टेंटाइन। ये देखो, मैं जो अंडरलाइन कर लूं वो बना लेना, वो पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये आप पूछ लिया जाता है। ब्रोंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर, गोनट्स बना लेना, फुट बना लेना, वेंट्रल पार्ट लिख लेना, ये डोर्सल पार्ट लिख लेना। ये मत बनाना, ये डिजाइन फ्रेंड बनाने की कोई जरूरत नहीं।
सर इसका फुट लोकोमोशन करता है? ना, कहीं नहीं। इसका लार्वा Pulse है ना? लोकोमोटिव, इसका लार्वल लोकोमोटिव होता है, लेकिन इसका जो ये होता है, क्या कहते हैं, एडल्ट जो होता है, वो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, उसके बाद फिर जिंदगी में कभी मूव ही नहीं करता सर इसमें इंटेस्टाइन है कहाँ वैसे बाय द वे? है। ये है ना इसकी, बताता हूँ। ये वाला पार्ट देखा, इंटेस्टाइन, और ये पीछे से मूव करके ऐसे ऐसे मूव करता है, पीछे इसके पीछे से मोटा हुआ होता है। सर इसमें अपर्चर्स होने का कोई रीजन है? हाँ, अपर्चर ओपनिंग है, ब्रोंकियल अपर्चर, मतलब रेस्पिरेशन का काम करता होगा। ओके सर। नहीं सर, दो उसके अपर्चर्स की। तो वाटर पे रहता है ना, वाटर इनसाइड आउटसाइड जाएगा, अच्छा, इनसाइड आउट करने के लिए। मटेरियल का एक्सचेंज होगा। सर ये इसका लेटरल व्यू रखा है क्या? हाँ, ये ऐसे ही दिखाई देता है ना, देखो ना, ये ऊपर ये डोर्सल वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका नीचे वेंट्रल वाला पार्ट है। सर मतलब डॉर्सल व्यू आना ही मतलब टेढ़ा खड़ा कर रखा है, हाँ, खड़ा कर रखा है, टेढ़े में ना। अजीब सा डिशेप्ड होता है एक्चुअली यार, तो इसका सीधा और उल्टा क्या क्या बोला जाए? इसको बायलैटरल लगाएंगे। बायलेटरल कह सकते हैं, नहीं है वैसे, एसिमेट्रिकल है सर लेकिन एक इसके तरह से, यहाँ पे फोड़ा ऐसा होता है। प्रॉपर सिमेट्री नहीं इसमें। डन सर। ठीक है, हार्डमेनिया है इसका नाम, याद रखिएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया, हार्डमेनिया। हो गया भाई, सब लोगों का हो गया? यस सर सर। सर एक हाँ अच्छा, ठीक है, बनाओ। सर इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ पर है? ये यही है इंटेस्टाइन, जो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, नहीं सर, मतलब इंटेस्टाइन के अलावा माउथ एनस कहीं दिख नहीं रहा है। पीछे की तरफ है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। इसका अच्छा। एक डायग्राम और होता है, वैसे है नहीं मेरे पास अभी। मैंने सोचा इतने सारे क्या डायग्राम बनाऊं, इससे काम चल जाएगा आपका, अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम भी। उसकी जरूरत नहीं है, हालांकि छोड़ो ये डायग्राम, है ना, आप इसी को नोट करो। सर वो दिख नहीं रहा है। सर ये काला काला क्यों आ रहा है, मतलब अब दिख गया होगा। सर ने विंडो खोली थी। हाँ, मैं बॉक्स खोल रहा था एक। हो गया। सर ये साइफन होता क्या है? साइफन मतलब ओपनिंग होती है। सर साइफन भी ओपनिंग होती है, अपर्चर भी ओपनिंग होती है। देखो, साइफन क्या होता है ना मैत्री, कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप की अगर ओपनिंग होती है उसको हम साइफन कहते हैं, समझ गए? अपर्चर वो मुंह होता है, जैसे कि कोई सिलेंडर है ना, सिलेंडर कोई सिलेंड्रिकल चीज, एक तरफ से उससे पानी जा रहा है दूसरी तरफ निकल, उसको हम साइफन कहते हैं, और उसका जो खुलने वाला हिस्सा होता है उसको आप अपर्चर कहते हैं, समझ गए? ओके सर, अब समझ में आया। नोट कर लिया? यस सर। चलो नोट करेंगे। Adults are generally fixed to substratum. Adults are generally fixed to substratum. These, next point, these animals are closed in, these animals are closed in leathery covering, which is called test or tunic. लेदर लाइक स्किन से कवर्ड होते हैं। These animals are covered with leathery, test or tunic.
That's why this subphylum is also called tunicata. तो हेमीकॉर्डेटा, सॉरी, इसको यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, notochord is present only at larval form, only at larval form. It disappear in adult. तो देखो, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कहते क्या हैं? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। मतलब लार्वा एडल्ट से ज्यादा एडवांस है, तो ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, नेगेटिव अप्रोच है डेवलपमेंट। सर रेट्रो क्या? रेट्रोग्रेसिव, मैं भी लिखवाऊंगा, रुको अभी लिखवा देता हूं। नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा और टैडपोल, लार्वा और टैडपोल is motile and undergoes retrogressive metamorphosis. मतलब रिवर्स एवोल्यूशन, undergoes retrogressive metamorphosis. सर आपके नेगेटिव कहने का मीनिंग क्या था? मतलब आप ये समझो कि अगर ये कहा जाए कि ह्यूमंस में बच्चे ज्यादा एडवांस होते हैं और बड़े मूर्ख होते हैं, तो ये तो अपोजिट डेवलपमेंट हो गया ना। कायदे से होना क्या चाहिए? बच्चे को कम ब्रेन कम डेवलप होना चाहिए और एडल्ट का ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। लेकिन अगर ऐसा होता कि बच्चों में ब्रेन ज्यादा शार्प होता और बड़ों का कम होता जाता, धीरे धीरे कम होता जाता, तो नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एवोल्यूशन होता ना ये। तो फिर अच्छा, उस माइनस नेगेटिव। यहां पर क्या है, इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा एडल्ट से ज्यादा एडवांस है। यस सर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव अप्रोच। नेक्स्ट सर मतलब उन्हें अपोजिट को एक तरह से नेगेटिव रेट्रोग्रेसिव दिखाया है। हाँ, रेट्रोग्रेसिव का ही मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। हार्डमेनिया have green blood, अंडरलाइन करेंगे, हार्डमेनिया have green blood due to presence of vanadium, due to presence of vanadium in their blood. तो ब्लड रेड भी होता है, ब्लड ब्लू भी होता है और ब्लड ग्रीन भी होता है। सर कलरलेस भी होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो भाई लोगों यहीं तक रखते हैं, है ना। आगे साथ पूरा हो मतलब जाना। इसमें ब्लड कैसा भी हो सकता है, किसी भी कलर का? नहीं, ग्रीन कलर का होगा, किसी भी कलर का। वेनेडियम की वजह से ग्रीन अपीयरेंस होता है इसके ब्लड। सर आपने अभी ब्लू बोला। अरे ब्लू तो उसमें, अरे भाई मैं बोला मतलब ब्लड किसी भी कलर का हो सकता है। ब्लड ब्लू होता है किसमें? ऑक्टोपस में, याद आया? अच्छा, मतलब ब्लड कैसा भी हो सकता है किसी भी ब्लड ऑर्गेनिज्म किसी में। कलर, मुझे लगा ब्लड किसी कलर का हो सकता है, मतलब मैं ये कह रहा था। नटशेल, ठीक है। तो इसमें हम सर प्रीफिक्स हीमो यूज नहीं करते हैं? क्या क्या?
हम जैसे हीमोसाइनिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसमें हीमो नहीं कहेंगे। नहीं इसमें रेड नहीं है। नहीं, इसे हीमोवेनेडिन नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई टर्म और नहीं सर कलरलेस को हीमोलिम्फ बोलते हैं ना? है। लिम्फ की तरह दिखाई देता है, लिम्फ का एक्चुअली यार मतलब ही होता है कलरलेस। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है सर आपने लॉरिस वगैरह देखा नहीं देखा? थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय। क्या चीज हर्षित? सर वो जो फाइलम मैंने रेकमेंड किया था ना यार तू मुझे लिखाओ, बताओ स्पेलिंग क्या बोला तुमने? सर, LOR। मैसेज अरे मैसेज कर दो यार हर्षित, मैसेज करो, मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैं देख के बताऊंगा। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम बेटा, बाय। लोरेसिफेरा, अच्छा लोरेसिफेरा। हार्डमेनिया में आइज होती? नहीं नहीं हुदा, हार्डमेनिया में आइज नहीं होती, ऐसा नहीं होता, दे डू नॉट हैव सिस्टम। ठीक है, चलो बाय बाय।